नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। न्यूज़ एट 10 में बात होगी देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों की। शुरुआत करते हैं न्यूज़ एट 10 की टॉप हेडलाइंस के साथ। 17वें सिविल सेवा दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद लोक सेवकों को करेंगे संबोधित। उत्कृष्ट कार्य के लिए अधिकारियों को पुरस्कृत भी करेंगे प्रधानमंत्री। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने परिवार और अधिकारियों के साथ 4 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। राहुल गांधी के बिगड़े बोल। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। भाजपा ने घेरा, कहा विदेश जाकर संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने का हो चुकी है आदत राहुल गांधी को। मुर्शिदाबाद हिंसा पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। अदालत की निगरानी में जांच की मांग। नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी जाएंगे मुर्शिदाबाद। और खेल की खबरों में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में भारतीय निशानेबाजों का दमदार प्रदर्शन। 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल और आर्या बोस ने जीता सिल्वर मेडल। पदक तालिका में तीसरे स्थान पर भारत। आज 17वां लोक सेवा दिवस है। आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस 17वें लोक सेवा दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद देश भर के लोक सेवकों को संबोधित करेंगे। यह लगातार 7वां अवसर होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस पर अधिकारियों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री समग्र विकास और नवाचारों पर पुस्तकों का विमोचन करेंगे। इन पुस्तकों में चुनिंदा प्राथमिकता कार्यक्रमों और नवाचारों के कार्यान्वयन की सफलता गाथाएं हैं। पुरस्कार वितरण से पहले पुरस्कार विजेता पहलुओं पर एक फिल्म भी दिखाई जाएगी। इस वर्ष पुरस्कार विजेता स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल शासन और पर्यावरण संरक्षण जैसे प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री की ओर से जिलों के समग्र विकास, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम और नवाचार की श्रेणियों में सिविल सेवकों को 16 पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों को लागू करने और नवाचार को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता दी जाएगी। इसके माध्यम से उन्हें आम नागरिकों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए सम्मानित भी किया जाएगा। और झारखंड से बड़ी खबर आई है। झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने राज्य पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में आज सुबह बोकारो जिलों के ललपनिया क्षेत्र के लुगु पहाड़ियों में मुठभेड़ में कई नक्सलियों को मार गिराया है। जवानों ने एक एसएलआर और एक इंसास राइफल बरामद की है। अभी तक जवानों के घायल होने की कोई खबर नहीं है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अनुसार रुक रुक कर गोलीबारी जारी है। तो झारखंड से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां एक बार फिर से नक्सलियों को मार गिराने में बड़ी सफलता हासिल हुई है। बोकारो में मुठभेड़ में कई नक्सलियों के ढेर होने की खबर आ रही है। किसी भी सेना के जवान के घायल होने की खबर फिलहाल नहीं है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। झारखंड से ये बड़ी खबर, जहां झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने राज्य पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाया। आज बोकारो जिलों के ललपनिया क्षेत्र के लुगु पहाड़िया में मुठभेड़ में कई नक्सलियों को मार गिराया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, झारखंड पुलिस को एक के बाद एक बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। कई नक्सली जो है वो पहले ही आत्मसमर्पण कर चुकी है, और अगर बात की जाए कुछ और नक्सलियों की जो आत्मसमर्पण करने नहीं चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं मुठभेड़ में मार गिराया जा रहा है। और सरकार प्रतिबद्ध है कि साल 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को खत्म करना है। देखिए, निश्चित तौर पर नक्सलवाद के खात्मे का जो डेडलाइन तय किया गया है उसकी ओर झारखंड भी लगातार अग्रसर है। और झारखंड में 1-2 जिलों को छोड़ दिया जाए तो नक्सली ऑलमोस्ट सिमट चुके हैं। ये जो लुगु पहाड़ का इलाका है, यहाँ पर भी नक्सली के एकदम से खत्म हो गए थे, लेकिन चूंकि झारखंड का जो चाईबासा का इलाका है और वहां का सारंडा का जो जंगल है, जिसे घोर जंगल बोला जाता है और एशिया का सबसे बड़ा जंगल भी उसे माना जाता है, उस इलाके में नक्सलियों की दबिश है। और वहां पर लगातार पिछले 2 महीने से लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। रोज आईईडी
जो है उनके द्वारा बिछाए गए जाल जो है वो बरामद हो रहे हैं, नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण हो रहा है और उनकी धरपकड़ हो रही है। तो वैसे में नक्सली उधर से भागकर लुगू पहाड़ और जो दूसरे इलाके हैं, चाहे गढ़वा के वो इलाके हैं, जो 2-3 गढ़ इनके पहले माने जाते थे, उन जगहों पर नक्सली भागकर छिपने की कोशिश कर रहे हैं। और जब पुलिस को कल देर रात इसकी सूचना मिली है, सुरक्षा बल के जवानों को जब इसकी सूचना मिली है, तो सुबह 5:30 बजे बोकारो का जो लुगू पहाड़ी का जो ये इलाका है, इसे घनघोर जंगल माना जाता है, वहां पर नक्सलियों के होने की सूचना के बाद ये जो सुरक्षा बल के जवान है उन्होंने संयुक्त ऑपरेशन किया है। और कहा जा रहा है, सूत्रों से जो मुझे जानकारी मिली है, कि 6 से 8 नक्सली मारे गए हैं और नक्सली कुछ सब को लेकर भागते हुए पाए गए हैं। हालांकि अभी जो पुलिस अधीक्षक वहां के मनोज सुरगेरी है, उनसे मेरी बात हुई है और जो कमांडर वहां पर है, दोनों से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल चूंकि सर्च ऑपरेशन चल रहा है, इसलिए अभी आंकड़े हम साफ तौर पर नहीं बता पाएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ नक्सलियों के मारे जाने की सूचना आ रही है। और लगातार इसमें जो एक बड़ी बात यह है कि 1 करोड़ रुपए का जो प्रयाग मांझी नक्सली है, इनामी नक्सली है, उसके मारे जाने की सूचना आ रही है। तो थोड़ी देर में इसका कंफर्मेशन हो जाएगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी उपलब्धि और जो डेडलाइन तय किया गया है कि देश भर में 2026 तक नक्सलियों को खत्म करना है, उसमें झारखंड कदम ताल मिलाते हुए यहाँ के जो सुरक्षा बल है, चाहे वो सीआरपीएफ हो, जगुआर हो, झारखंड पुलिस हो, ये तमाम उस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। और झारखंड में जो नक्सली है उनके मंसूबे और हौसले एकदम से पस्त होते नजर आ रहे हैं। जी, इसके साथ जिन नक्सलियों को मार गिराया है पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में, क्या कोई हथियार बरामद हुए हैं वहां से? देखिए, निश्चित तौर पर ऑपरेशंस लगातार अभी जारी है और कई राइफल्स पर बरामद हुए हैं, इंसास राइफल, विदेशी जो कह सकते हैं राइफल्स, वो बरामद हुए हैं, AK-47 की बरामदगी हुई है और भारी मात्रा में जो विस्फोटक है वो भी बरामद किए गए। तो ये तमाम तरह की चीजें वहां पर बरामद हुई है और लगातार पूरे इलाके को पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई है और एक्स्ट्रा फोर्सेज को वहां बुलाया गया है, ताकि चारों तरफ से इलाके को घेर लिया जाए और कोई भी नक्सली यहाँ से भागने में सफल ना हो। क्योंकि वो जो चाईबासा से जो नक्सली भागकर इधर आए हैं, लुगुबुड़ी के इलाके में जो शरण ले रहे थे, उनके को ध्वस्त बैठक भी बुलाई गई है, ताकि जो ऑपरेशन चल रहा है उसको किस तरीके से अंतिम जो पड़ाव है वहां तक पहुंचाया जाए और नक्सलियों का खात्मा झारखंड से किया जाए। तो एक बड़ी सफलता पुलिस के लिए कह सकते हैं, सुरक्षा बलों के लिए, कि लगातार जो ऑपरेशन चल रहे हैं। पिछले दिनों यहाँ पर जनवरी के महीने में भी इसी लुगू पहाड़ी के आसपास के इलाकों में मुठभेड़ हुआ था, जिसमें 2 नक्सली मारे गए थे। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि बोकारो में ये एक आखिरी कील नक्सलियों के लिए हो सकता है और नक्सली जो भागकर लुगू पहाड़ी की घाटी में जो आकर छुपने की कोशिश कर रहे हैं, शायद उनके मंसूबे अब पस्त होंगे कि ये इलाका भी अब उनके लिए सुरक्षित नहीं है। ठीक दिवाकर, इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भारत यात्रा से जुड़ी खबर के साथ। भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जेडी वेंस नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। उनके साथ उनकी पत्नी उषा वेंस, बच्चे और अमेरिकी प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी भी आए हैं। दिल्ली आने पर एयरपोर्ट पर ही जेडी वेंस को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत समेत लगभग 60 देशों पर टैरिफ लगाने के बाद जेडी वेंस की पहली भारत यात्रा है। अपनी यात्रा के दौरान वेंस आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। इस बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनके प्रतिनिधिमंडल के दिल्ली में अन्य कई कार्यक्रम भी हैं। जेडी वेंस जयपुर और आगरा भी जाएंगे। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस दिल्ली में स्थित स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर का भी दौरा करेंगे। साथ ही उनका अपनी पत्नी उषा वेंस के साथ जयपुर के आमेर महल, सिटी पैलेस और जंतर मंतर जैसे धरोहर स्थलों का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के स्वागत के लिए इन ऐतिहासिक स्थलों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जेडी वेंस जयपुर में भारत अमेरिका व्यापार पर एक सत्र में भी भाग लेंगे। 24 अप्रैल को उपराष्ट्रपति वेंस वॉशिंगटन के लिए रवाना होंगे। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, आपसे ताज़ा जानकारी लेना चाहेंगे कि जेडी वेंस भारत आ चुके हैं अपनी 4 दिवसीय यात्रा पर। बेहद ही महत्वपूर्ण ये यात्रा मानी जा रही है। आपसे पूछना चाहेंगे कि ये यात्रा ऐसे समय में अहम ज़्यादा मानी जा रही है, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने 60 देशों पर टैरिफ लगाया है, लेकिन उसके बाद उस पर स्टे भी रखा और चीन पर जिस तरीके से स्टे ना रखते हुए टैरिफ जो लगाया है, ऐसे में भारत के साथ टैरिफ की बात, ट्रेड की बात और प्रस्तावित व्यापार समझौते के साथ साथ जब जेडी वेंस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी आज रात्रि भोज से पहले भी और रात्रि भोज पे, तो कौन कौन से मुद्दे भारत अमेरिका रिश्तों से जुड़े सामने निकल कर आएंगे? देखिए भावना, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जेडी वेंस जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सर्वोच्च दूत हैं
राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद होता है और वो भारत आ रहे हैं। इसके पहले उन्होंने यूरोप की यात्रा की थी, लेकिन एशिया के किसी भी देश में उनकी यह सबसे पहली यात्रा है। यूरोप में वो जर्मनी गए हैं, यूरोप में वो फ्रांस गए हैं, वो यूरोप में वो ग्रीनलैंड गए हैं और अभी इटली में रोम और वेटिकन सिटी की यात्रा करके सीधे भारत आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी प्राथमिकता दी जा रही है भारत को। और भारत इसलिए महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए क्योंकि भारत देखिए दुनिया का सबसे बड़ा खुला बाजार है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इंडो पैसिफिक का सबसे महत्वपूर्ण देश है और उसके अलावा भारत और अमेरिका की जो विश्व दृष्टि है वो भारत से कई मायने में बहुत मिलती जुलती है। जो टैरिफ की बात है तो टैरिफ के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के जो सारे महत्वपूर्ण देश हैं उन सारे देशों पे टैरिफ लगाया है, जिससे उनका मेजर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का संबंध है। तो उसमें भारत कोई अकेला नहीं है। जहां तक टैरिफ के बारे में भारत के एटीट्यूड का सवाल है तो भारत और अमेरिका लगातार टैरिफ के मामले पे और सिर्फ टैरिफ नहीं बल्कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में मामले में लगातार बात कर रहे हैं। उसके अलावा एक यह भी महत्वपूर्ण बात है कि जो इंडो पैसिफिक की रणनीति है, जिसमें कि इंडो पैसिफिक में हिंद प्रशांत में शक्ति संतुलन स्थापित करने की बात है कि एक बहुत बड़ा इलाका है इंडो पैसिफिक, जिसमें कि बहुत छोटे छोटे देश हैं, समुद्री व्यापार का सबसे बड़ा वो मार्ग है। उसके अलावा यहाँ पे एक जो चाइना का एक दबदबा है, चाइना के दबदबे के कारण भी एक माना जाता है कि इंडो पैसिफिक में एक शक्ति संतुलन का अभाव लगातार दिखता है। तो आपको याद होगा कि पहले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ने इंडो पैसिफिक नाम दिया था, जिसे पहले कहा जाता था हिंद प्रशांत। तो इन सारे मामलों को अगर जोड़ के देखें भावना, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है। डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे टर्म में अपने सर्वोच्च प्रतिनिधि को भेज रहे हैं। दोनों देशों के बीच क्या क्या कन्वर्जेंस हो सकता है, मैक्सिमम कन्वर्जेंस किन किन मुद्दों पर हो सकता है, किस तरह से आगे आने वाले 4 वर्षों में दोनों मिलकर साथ काम करेंगे व्यापार के मुद्दे पे, विश्व में जो शक्ति संतुलन के मुद्दे पे और विश्व में शांति के मुद्दे पे। जो दो संघर्ष चल रहे हैं रसिया और यूक्रेन के बीच में और इजराइल और हमास के बीच में, इसके चलते पूरी दुनिया का कह सकते हैं कि लॉजिस्टिकल चेन भी बहुत प्रभावित हुआ है। इसमें दोनों देश किस तरीके से मिलकर साथ काम कर सकते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण बात होगी। इसके अलावा साथ में भारत का जो पड़ोस है, भारत के पड़ोस में आप देख रहे हैं कि आतंकवाद, सीमा पर आतंकवाद पाकिस्तान की तरफ से आता है। उसके अलावा चाइना का एक जो इलीगल एग्रेशन होता है, इंट्रेंस होता है इंडियन सीमा में, सारे जो पड़ोसी देश है उसके दबदबे से परेशान रहते हैं। उसके अलावा अभी बांग्लादेश में जो परिवर्तन हुए हैं, बांग्लादेश के अंदर जो एक रेडिकलाइजेशन का दौर चल रहा है, इन सारे मसलों पर बात होने की संभावना है, क्योंकि ये यात्रा एक तरीके से कहे कि एक डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे टर्म में एक एक्सपोजर विजिट है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। भावना जी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने उसके बाद भारत यात्रा पे तुलसी गबार्ड आई, उसके बाद अब जेडी वेंस यहाँ पर आए। इससे पहले जब फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी, तब प्रस्तावित व्यापार समझौते पर किस तरीके से चर्चा आगे बढ़े उस पर और कई और मुद्दों पर बात हुई थी। ऐसे में क्या अब सुरक्षा सहयोग को भी दोनों देशों को आगे ले जाने पर यह भी क्या एक महत्वपूर्ण चर्चा का बिंदु रह सकता है? देखिए, भारत में सुरक्षा सहयोग पर लगातार बात होती रही है और कई स्तरों पे कह सकते हैं कि एक लेवल पे नहीं, बहुत लेवल पे, मिनिस्ट्रियल लेवल पे बात होती है, उसके अलावा ऑफिशियल लेवल पे बात होती है, उसके अलावा जो सेक्टरल जो हमारे जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है उसके लेवल पे बात होती है, जॉइंट एक्सरसाइज की बात होती है। तो निश्चित तौर पर सुरक्षा का जो मामला है वो बहुत ही अहम है और खास करके जो समुद्री सुरक्षा है, समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। क्योंकि देखिए, एक तरफ जो मध्य पूर्व एशिया में जो स्थिति है, अशांति की स्थिति, जहाँ की कई मिलिटेंट ग्रुप जो हैं वो एक्ट करते हैं और उसके चलते रेड सी में भी लॉजिस्टिकल चेन प्रभावित हुआ है। उसके अलावा इस तरफ देखेंगे अफ्रीकन साइड में तो समुद्री लुटेरे हैं वो प्रभावित करते हैं। इधर अगर हिंद प्रशांत में और आगे जाएँ तो कई तरह के जो प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हो जाती है कई बार स्थितियाँ। तो इन सारे चीज़ों में सुरक्षा बहुत ही अहम है और निश्चित तौर पे भारत और अमेरिका के बीच में सुरक्षा जो है वो वार्ता काफ़ी डीपेन होने की संभावना है आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि दोनों चाहते हैं कि ये पूरा इलाका जो है, ये पूरा इलाका प्रगति का इलाका मिले या पूरा इलाका प्रॉस्पेरिटी का इलाका मिले, आर्थिक गतिविधियों का इलाका बने और उसके अलावा जरूरी है कि ये पूरा इलाका शांति का इलाका बने, शक्ति संतुलन का इलाका बने। जी अखिलेश, चलिए, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमें बता रहे थे कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भारत यात्रा बेहद ही महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण हैं दोनों देशों के रिश्तों को और प्रगाढ़ और सुदृढ़ बनाने की दिशा में। यहाँ रुक रहे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अमेरिका दौरे से जुड़ी खबर के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने 5 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर रविवार को सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंची। वित्त मंत्री का स्वागत अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और महावाणिज्य दूत श्रीकर रेड्डी कोपुल्ला ने किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय प्रवासियों ने भी जोरदार स्वागत किया। अपनी यात्रा के दौरान निर्मला सीतारमण विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वित्त मंत्री सैन फ्रांसिस्को में अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के हूवर इंस्टीट्यूशन में विकसित भारत 2047 की नींव रखने पर एक भाषण देंगी। साथ ही वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF और विश्व बैंक की स्प्रिंग मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा वह G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की दूसरी बैठक, विकास समिति की बैठक, IMFC की बैठक और वैश्विक संप्रभु ऋण गोलमेज बैठक में भी भाग लेंगे। अपने अमेरिकी दौरे के बाद वह पेरू की अपनी पहली यात्रा करेंगे। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जब हम कहते हैं कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और जब IMF और वर्ल्ड बैंक के हम मानते हैं कि भारत वैश्विक व्यापार को आगे बढ़ाने वाला इंजन बन सकता है, तो वो भारत में मौजूद अपार संभावनाओं को पहचान रहे होते हैं। When we say India is the fastest growing economy, and when the IMF or the World Bank recognizes that India, because of the growth potential, can be India, China, many other such countries, can be the engine to pull the world trade which is in the negative or just about positive zone. They recognize the potential that exists in India. And by us growing with that potential, we will probably be able to lift that trend which is seen globally because of the various uncertainties, keeping growth low, keeping trade low, but keeping inflation high in some places. But in this environment, if India is recognized for its potential, the economic strength that it has, if you high-end achievers in this area see the potential to partner with India, individually or commercially, cooperation to cooperation. और आइए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा से जुड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 और 23 अप्रैल यानी कि कल से सऊदी अरब की यात्रा पर रहेंगे। भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्तों को और भी मजबूती प्रदान करने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि सऊदी अरब भारत का एक अहम रणनीतिक साझेदार है। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर सऊदी अरब में भारत के राजदूत सुहेल एजाज खान ने कहा है कि प्रधानमंत्री तीसरी बार सऊदी अरब की यात्रा कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगी। ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने कहा, तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री सऊदी अरब आ रहे हैं, बट पहले 2 बार जब वो आए वो रियाद गए थे, ये पहली बार वो जद्दा आ रहे हैं। और जद्दा शहर का एक भारत और सऊदी अरब के संबंधों में एक ख़ास महत्व है, क्योंकि ये शहर एक तरह का कनेक्टिंग शहर रहा है इंडिया और सऊदी अरब के बीच में। ट्रेड के माध्यम से देख लें या लोगों के लोगों के कनेक्शन के माध्यम से देखें, तो इसका एक बड़ा महत्व है। और जो उनकी बायलैटरल मीटिंग होगी उसमें उम्मीद है कि वो जितने भी बायलैटरल इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा होगी। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग हो रही है, हमारी डिफेंस पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग हो रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर इस पर चर्चा होगी, पॉलिटिकल रिलेशंस पे, एनर्जी कनेक्शंस पे। सो
ये बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसके बहुत अच्छे आउटकम होंगे। बात अब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की, जहां नए वक्फ कानून के खिलाफ हुई हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। मुर्शिदाबाद हिंसा में कुल 3 लोगों की मौत हुई थी, जबकि सैकड़ों की संख्या में लोग राहत शिविर में ठहरे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका शशांक शेखर झा की ओर से दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हिंसा के कारणों की जांच हो। हालांकि इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही है और हाईकोर्ट के निर्देश पर ही हिंसा पर काबू पाने के लिए केंद्रीय बलों को प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया है। इसी के साथ न्यूज़ 10 में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे न्यूज़ पंच। मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।